बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामलात जो है वो जूं जूं आगे बढ़ रहे हैं उससे चीज़ें कन्फ्यूज़ होती जा रही हैं। पहले ये शेख जाय साहबान का मामला आया, ख़त लिखा गया और फिर मुलाकात हुई चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल साहब की वज़ीर-ए-आज़म के साथ और डिसाइड हुआ कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो इस मामला की तहकीकात करेगा। लेकिन इसके बाद जब कमीशन बन गया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, TOR आ गए, तो उसके बाद आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी एक बेंच तश्कील दे दिया है इस मामले पर सो मोटो लेते हुए। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी बेंच जो है वो सुनेगा, क्योंकि इससे पहले कोई 300 सीनियर वकला ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर जो है वो कमीशन की बजाय एक अदालती कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर एक लार्जर बेंच जो है बनना चाहिए, वो इस पर इसको देखे। तो आज जो है वो एक लार्जर बेंच बन गया जिसमें 7 रुकनी जो है ये बेंच है, उसमें 7 सीनियर जज साहबान शामिल हैं। मामला किस तरफ जाएगा, ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या इस 7 रुकनी बेंच में इन 6 जज साहबान को तलब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बारे सबूत जो है वो किसके सर पे होगा, सबूत कौन पेश करेगा, इदारों को कैसे बुलाया जाएगा और इस मामला की इंक्वायरी कैसे होगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर एक शख्स की ज़बान पर हैं और हर शख्स जानना चाहता है कि इस मामले पर जो है वो क्या आगे होने जा रहा है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को तोशाखाना तहफ़ केस में भी बेल मिल गई। मुशर्रफ बीबी को भी जो है वो ऑर्डर हुआ है कि उन्हें बेल पर रिहा किया जाए। वो रिहा होंगे नहीं होंगे इस पर भी बात होगी और फिर बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल पर, हुकूमत की कारकर्दगी पर और IMF की सूरत हाल पर कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट होने जा रहा है या जो एग्रीमेंट हुआ है स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत किस मिलने जा रही है, उसके असरात जो है वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी अवाम पर जो है पढ़ना शुरू हो गए हैं। ये मामला किस तरफ जाएगा इस पर बात होगी। पहले हम बात करते हैं रियासत अली आज़ाद साहब जो है वो प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, इनसे बात करेंगे। फिर हम खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हुकूमत जो है वो किस तरफ जा रही है। आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। पहले तो ये बताइएगा, समझाइएगा आवाम को कि कमीशन पहले बना इस केस पे, अब जो है वो लार्जर बेंच बन गया, तो कमीशन और लार्जर बेंच के थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा कि फ़र्क क्या है, कमीशन की कार्रवाई क्या होनी थी और अब जो लार्जर बेंच बन गया तो उसमें कार्रवाई क्या होगी? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। जब कमीशन बना तो कमीशन का मतलब ये होता है कि वो मामले को प्रूव करे, डिग आउट करे, वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करे और कमीशन के पास अख्तियार होते हैं कि जी वो जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 उसके तहत बनाया जाता है और उसमें CPC जो है ज़ाब्ता दीवानी वो प्रिवेल करता है और उसके अंदर दिए गए तमाम अख्तियारात उस कमीशन के पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कमीशन तो हो गया ये। अब जैसे इसके तकाबल में आप बात करना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो ले लिया है। ये जुडिशल साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना अख्तियार है जो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी इशू है उस पर सो मोटो लिया जा सकता है। एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब वो सो मोटो भी 3 जजेस साहबान जो है उनके पास अख्तियार है। तो एक तो आपने पब्लिक को समझने के लिए ये देखना चाहिए कि कमीशन में वो एक शख्स था जिसने सारी एविडेंस और सारा कुछ कलेक्ट करके रिकमेंडेशन देनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब वो चूंकि उन्होंने भी माजरत कर ली, अब वो कमीशन जो है वो रिडेंडेंट हो गया है, वो इन्फ्रेक्शस हो गया, अब वो कार्रवाई नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो जो उनके पास अख्तियार है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसके तहत वो उसमें करेंगे। इसमें तरीक़ेकार ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या तरीक़ेकार अख्तियार करती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चूँकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, अनप्रेसिडेंट ये वाक़या हुआ है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस साहबान ने ये ख़त लिखा। ख़त उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा जो जजेस साहबान का कोड ऑफ कंडक्ट बनाती। चूंकि इस पे कोई लॉ नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, ऐसी सिचुएशन को डील वो फोरम नहीं है, वो फोरम जजेस का कंडक्ट देखती है, वो उसका मिसकंडक्ट देखती है, उनकी कैपेबिलिटी के जी वो फिजिकली मेंटली वो जज साहब वो ठीक है, तो उनकी रिमूवल का बेसिकली और इंस्पेक्शन का वो एक मैकेनिज्म है। लेकिन साथ ही उसके
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चूंकि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है ये खत, इसलिए भी वहाँ लिखा गया। तो जजेस साहबान ने उनसे रहनुमाई मांगी है कि हमें बताया जाए कि चूंकि इस पर तो कोई कानून नहीं है, चूंकि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में हुआ है, तो हमारी रहनुमाई की जाए कि ये हालात हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने विद इन द डोमेन अपने पहले चीफ जस्टिस साहब को लिखा, फिर तीसरा खत उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को लिखा कि हमारी रहनुमाई की जाए कि इस पर क्या किया जाए। तो इसलिए कमीशन की कार्रवाई अलग से होती है, वो रिकमेंडेशन देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट खुद उसको सुन के तो उस पर फैसला दे सकती। दोनों में फ़र्क ये है। अब देखें, जारी बात है, अब उसमें हेयरिंग होगी और हेयरिंग फिक्स भी हो गई है। जब हेयरिंग होगी तो जारी बात है, इस खत में कोई लोग आइडेंटिफाई नहीं है, कोई इदारे आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन कौन हैं, किस एक डेढ़ साल पहले के वाक़यात हैं। तो उनको जो है वो, जब ये लोग बात कर रहे हैं कि अब अगर ये केस खुलेगा तो जारी बात है फैलेगा केस, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। तो क्या इन 6 जज साहबान का जो उन्होंने ख़त लिखा है, सबूत कौन पेश करेगा सर कि वाकई ये वाक़या हुआ था, कैसे हुआ था और किस केस में हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो इस खत की सेंटिटी को आपको देखना होगा जी, कि हाई कोर्ट के जजेस साहबान कोई फैसला देते हैं, उस पर साइन करते हैं, तो वो एक जजमेंट की सूरत अख्तियार कर जाता है। ऐसे ही है। ठीक है, तो जजेस का लिखा गया खत जो है ना, उसकी सेंटिटी अपनी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हमारा कानून शहादत ये कहता है कि ही हु अलेज ही विल प्रूव। अगर जजेस साहबान ने ये अलेज किया कि इंटरफेरेंस है, तो उसकी एविडेंस जजेस साहबान से कैसे लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? स्टेटमेंट की सूरत में लेती, एफिडेविट की सूरत में लेती है, या एक नया जुडिशल कमीशन सिटिंग जजेस का 2, 4, 5 जजेस का बना के उसको डिप्यूट करती है कि आप इसको डिग आउट करें और एविडेंस कलेक्ट करके फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आए और सुप्रीम कोर्ट उस पर 184(3) के तहत उसकी कार्रवाई करे। तो चूंकि कमीशन के पास जब आप जाएंगे तो वहां पे तो बतौर विटनेस भी आप पेश होंगे। जब आप बतौर विटनेस अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, आप पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब 184(3) के तहत सुन रही होती तो उसके पास ये क्रॉस एग्जामिनेशन और ये प्रोसीजर नहीं किया जाता। सर, शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जैसे अपना शाइक उस्मानी साहब, सर बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि जो आज सात रुकनी बेंच बना है उस पर कि कमीशन, जारी बात है, इंक्वायरी करता, कमीशन जो है वो सारे सबूत इकट्ठे करता। अब जब ये 7 रुकनी बेंच बन गया है तो बात ये हो रही है कि क्या जो बारे सबूत है उन जज साहबान पर है कि वो जज साहबान उनको बुलाया जाएगा, जो पेश होंगे और सबूत पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, देखिए, अभी तो ये पता नहीं है कि वो जो उन्होंने स्लो मोटर नोटिस किया है वो किस मकसद के लिए दिया। जी जी, पता नहीं चला। बासूरत जो जाहिर होता है वो ये कि उन्होंने नोटिस इस वास्ते लिया कि चूँकि उसमें कुछ एलिगेशन हैं कुछ लोगों के खिलाफ कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं जुडिशरी में, इस वजह से उन्होंने नोटिस दिया। क्योंकि ये लेटर जो लिखा गया था वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, चीफ जस्टिस को तो नहीं लिखा गया। ऐसा ही है। तो अब जब पहले तो गवर्नमेंट ने जैसे कमीशन बना दिया एक रिटायर्ड जज के सरबराही में, और तो उसके बाद ये एक शो मोटर नोटिस ले लिया गया। तो अब इसके मतलब कि 2 पैरेलल इंक्वायरीज अब चलेंगी। तो इस वजह से हमने देखा कि तसद्दुक जिलानी साहब जो है वो क्वाइटली उन्होंने रिजाइन करके वो अलग हो गए। अब रह गया सिर्फ मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, जी जी, और वो भी स्लो मोटर नोटिस। अब स्लो मोटर नोटिस वो किसकी लेंगे, किस चीज़ की लेंगे, ये समझ में नहीं आई कि क्या वो उसकी इंक्वायरी करेंगे कि जो जजेस कह रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, और अगर वो ये देखना चाहते हैं कि जो वो जजेस कह रहे हैं तो इन लोगों ने लेटर लिखा है ठीक है, तो सही है कि नहीं सही है, तो उस वक्त में उनको उन लोगों को समन करना पड़ेगा जो कि जिनके के नाम उन्होंने लिए हैं। अब उसको समन करने के लिए तो इसका मतलब ये कि एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट की स्लो मोटर नोटिस ट्रायल कोर्ट बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो है नहीं। और दूसरे ये कि जब वो समन करेंगे तो आमतौर से समन करने में तो जो जिसको भी समन करें वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जिनको समन करेंगे वो उनका आना मुश्किल है, क्योंकि उनका ताल्लुक अदारों से है, वो तो आएंगे नहीं। तो इसकी मतलब फिर नोटिस हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाएगी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फिर एक कोई सेक्शन ऑफिसर आ जाएगा, वो फिर क्या कार्रवाई होगी, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो उसकी मतलब कि ये जो सो मोटर नोटिस से भी कोई खास चीज बरामद नहीं होएगी। तो इसके ये कोई सलूशन नहीं होगा इसका।
ये मालूम नहीं क्यों चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस दिया, शायद इस वजह से दिया क्योंकि बार सारी कह रही थी कि आप सो मोटो नोटिस ले लें, लेकिन इससे कोई खास खातर खा नतीजा यानी जो मकसद था उस लेटर का कि ये चीज मंजर आम पे आए और जो जुडिशरी में इंटरफेरेंस हो रही है उसको किस तरह से रोका जाए और उसकी इंक्वायरी हो, तो सर, वो मकसद मेरे ख्याल पूरा नहीं हो रहा। सर रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या इन 6 जैसबान को ये लार्जर बैंक जो है वो बुला सकता है पूछने के लिए कि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका कोई सबूत है, या जैसे 1 साल पहले के वाक़यात हैं या 1.5 साल पहले के वाक़यात हैं तो उनको जो है वो इस लार्जर बैंक के सामने कोई रखा जाएगा या पेश किया जा सकता है? जी नहीं, देखिए कोई कोर्ट जो है ना किसी और जज को नहीं बुला सकता। ओके, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो उनका बुलाना तो पॉसिबल नहीं। वो यकीनन कोर्ट ये कर सकती है कि जो उन्होंने कहा है उसको समझ ले कि वो एक किस्म का सही है और वो उसकी फर्दर इंक्वायरी कर सकती है। उन लोगों को बुला सकती है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है, उसके मुताबिक मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया कि क्या होगा उसमें। ठीक है, तो सर अगर ये मामला सर कमीशन में जाता तो फिर कमीशन क्या इन जज साहबान को जो है वो बुला सकता था? जी नहीं, कमीशन भी नहीं बुला सकता। जजेस को कोई एविडेंस देने के लिए नहीं बुला सकता, तो फिर जज नहीं रहा ना, फिर तो खिलाफ कर दिया। तो ये वो पॉसिबल नहीं था, वो कमीशन तो बेकार था, वो ऐसे ही बना दिया उन्होंने, गलती कर दी मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उससे तो कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। वो तो खैर अलग अच्छा हुआ कि वो ऑटोमेटिकली बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, बगैर किसी एम्बैरेसमेंट के वो बंद हो गया। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो नोटिस दी है उस पर भी सवालात पैदा हो रहे हैं कि उसका क्या असर हो। चलें, बहुत शुक्रिया राजा साहब। अभी एक ओपिनियन सामने आ गई कि कमीशन जो है ना कमीशन बुला सकता है सिटिंग जज साहबान को, ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुला सकती है इन जज साहबान को, तो फिर इंक्वायरी कैसे होगी, मामला कैसे होगा? एक ख़त लिखा गया और बता दिया गया कि ये मामला हो रहा था, तो फैसला कैसे होगा कि ये वाकई वाक़यात हुए हैं या हो रहे हैं? देखिए, जस्टिस साहब ने भी वही मेरे वाली बात की कि जो उन्होंने ख़त लिखा है उसकी सेंटिटी है कि अगर वो एक जजमेंट लिखते उस पर साइन करते तो उसको जजमेंट माना जाता है और उसकी सेंटिटी है और उसको दुरुस्त समझा जाता है। ठीक है, उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। इसी तरह इस पैराए में मैं बिल्कुल 100% इसको नहीं कह रहा, ये मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि इसको प्रज्यूम किया जा सकता है कि ये जो ख़त लिखा गया है ये सही है। जैसे जज साहब ने भी अभी कहा कि फिर जिनके ऊपर ये एलेज किया जा रहा है उनको तलब किया जाएगा। नहीं, ठीक है, तलब कर लिया सर। मुमकिन है कि जज साहबान जिन्होंने ये ख़त लिखा है उनके पास कोई एविडेंस भी हो जी, और मुमकिन है ख़त के साथ उन्होंने लगा के भेजी भी हो। ये अभी हम तो इधर बैठे हुए क्या सराई कर सकते, सोच सकते हैं हुआ क्या ये हमें नहीं पता, ये जज साहबान को पता है कि उनके पास एविडेंस है या उन्होंने वहाँ दे दी। और अगर चूँकि जैसे जज साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, मैंने भी यही कहा कि 184 के तहत ना एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती ना जरा हो सकती, ये तो ट्रायल कोर्ट का काम है या कमीशन का मामला होता है कि उसमें वो। लेकिन ये कमीशन उस नोयत का नहीं है जो आम कमीशन होते हैं कि पब्लिक में से लोगों के बयान लिखे जाए, ये जज साहबान का इशू है। तो ये चूंकि पहली दफा हुआ, इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो ये अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट किस टोन और टेनर में इसको लेके चलती है और किस तरीकाकार से लेके चलती है। आई थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक बड़े ब्रेन वहाँ पे इस वक्त हमारे पाकिस्तान के जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसका विजडम, उसकी काबिलियत एक अपनी जगह पे एक उसको समझा जाता है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अंदाज में इसको लेके चलेंगे और अभी प्रीएम्प्ट करना बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट किस एंगल से इसको लेके चलती है, इंक्वायरी करके या नया को कमीशन बनाती है या इन्हीं खतूत को लेके और उनको तलब करके उनसे मौक़िफ़ लेके और इसको डिसाइड कर देती है। ये अभी कबल अज़ वक्त है कि इस पर कमेंट किया जाए। ठीक है, लेकिन सर पब्लिक में बात हो रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातें इसमें बात कर रही हैं इस केस पे। अब ज़ाहिर बात है जब ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है तो हर एक की ज़बान पर है कि क्या होने जा रहा है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो इससे इदारों के दरमियान या जो अदलिया है उसकी साख पे या सिस्टम के जो है वो उसमें कोई सवालिया निशान नहीं उठ रहे और कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक सेंसिटिव मामला है इदारों के दरमियान। इदारे सारे हमारे अपने इदारे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक चलता आ रहा है मामला, इसको सेटल होना चाहिए वंस फॉर ऑल।
लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगा कि इसमें बड़ी एहतियात से चलना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को भी बड़ी एहतियात से पोजीशन लेनी होगी। पब्लिक को भी इस पे ज़्यादा राय देने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर आप देखें, एक तरफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, दूसरी साइड पे हमारे दूसरे इदारे की इंटेग्रिटी का इशू है, तो दोनों सेंसिटिव है। और अगर आज अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, लोगों, चूँकि अदलिया की आज़ादी तो तभी है कि जिसमें जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो उसके अंदर जाए और उसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस हो, तो तभी आज़ाद है। लोगों का अगर उससे भी एतमाद और ट्रस्ट कम होता है तो ये भी नुकसानदेह है। और दूसरी तरफ अगर आपके दूसरे इदारे की उसमें जाता है तो उसकी इंटेग्रिटी का भी सवाल है। तो बड़ी पोजीशन लेने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए और बड़ी मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, और इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसको बड़ा एक पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, घर, एक फैमिली का मामला समझ के इसके ऊपर रायज़नी करनी चाहिए और इसको आगे लेके चलना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। ये थे आज़ाद साहब। और इससे पहले हमने आपको जैसे रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से भी बात की और उनकी भी राय आपके सामने रखी कि ये आखिर मामला जा किस रहा है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मज़ीद इस पर बात करेंगे कि आखिर इसका हल क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।